आज हम लोग बहिस्राव वेग क्या होता है ये जानेंगे, है ना। या इसे टेरेसिली का प्रमेय भी कहते हैं। तो जब कोई द्रव किसी छिद्र से बहता है ना, तो उसको उस वेग को क्या बोलते हैं? बहिस्राव वेग है। जैसे यहाँ पर छिद्र ए दिखाया गया है ना, तो इससे कोई द्रव अगर बाहर निकलता है, बह रहा है, तो उस वेग को क्या बोलेंगे? बहिस्राव वेग। इसी पर टेरेसिली ने प्रमेय दिया है ना। तो टेरेसिली के अनुसार क्या होगा कि किसी छिद्र से ये छिद्र है ना, किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग, ठीक है, उस वेग के बराबर होता है। बहिस्राव वेग क्या होता है ये तो हम बता दिए ना। अब ये जो वेग होता है बहिस्राव वेग, जो इस छिद्र से बहता है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है कि जो द्रव है, ये द्रव भरा हुआ है ना इस टैंक पे, तो इसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है, उससे कोई वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से गिर के ये यहाँ तक आती है। मान लो ये हाइट क्या है? h, ठीक है, और जमीन तल से इसकी हाइट क्या है? कैपिटल H, ठीक। अब ये जो h ऊंचाई में एक छिद्र है जिस पर कोई वस्तु गिर के आती है, किस वेग से? v वेग से, है ना। तो जो बहिस्राव वेग होगा, वो वस्तु जो गिर के आई उसके वेग के बराबर होगा, ठीक है। तो बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से प्राप्त कर लेती है। यहाँ से यहाँ तक गिरी तो जो वेग प्राप्त करेगी वो ही बहिस्राव वेग के बराबर होता है। मान लो ये कोई टंकी है ना, इसमें h ऊंचाई तक क्या है? द्रव भरा हुआ है, ठीक है। उसके स्वतंत्र पृष्ठ से ये है क्या? स्वतंत्र पृष्ठ, इससे h है ना, गहराई में जो टंकी की दीवार है उसमें एक छिद्र A है जिससे द्रव बह रहा है, फ्लो हो रहा है ना। अब इस छिद्र से जो द्रव बह रहा है उसका वेग क्या है? v, और जो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है और A छिद्र, इन दोनों पर क्या है? वायुमंडलीय दाब P कार्य कर रहा है, ठीक है। दोनों पर दाब लग रहा है, और वायुमंडलीय दाब लग रहा है इसलिए जो इसका बहिस्राव वेग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो द्रव है उसका घनत्व क्या है? स्मॉल d, और जो टंकी की दीवार है उससे जहाँ पर द्रव गिर रहा है उसकी दूरी क्या है? x। तो इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो किसी टंकी में h ऊंचाई तक द्रव भरा है, ठीक। टंकी में भरे
द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई पर टंकी की दीवार में एक छिद्र A है, जिससे v वेग से कोई द्रव बह रहा है। ठीक है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ और छिद्र A पर वायुमंडलीय दाब P लग रहा है, जिसका प्रभाव बहिस्राव वेग पर नहीं पड़ता है। ठीक है, द्रव का घनत्व d है। ठीक है, तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? शून्य होगी, है ना। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। तो इसका प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, है ना। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर गतिज ऊर्जा शून्य है तथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है ना। अतः द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर द्रव के प्रति एकांक आयतन, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर जो द्रव है उसका प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। आयतन की कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा ये होगी वायुमंडलीय दाब P, है ना। और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? शून्य। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? dgh। तो ये क्या आ गया? P प्लस dgh। ठीक है, अब इसी तरह क्या है? जो छिद्र है यहाँ पर भी प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं ना। इसी तरह छिद्र A पर प्रति एकांक छिद्र A पर द्रव के प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, है ना, क्या होगी? ये होगी वायुमंडलीय दाब P प्लस, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गतिज ऊर्जा काम करेगी, है ना, शून्य नहीं होगी। स्वतंत्र पृष्ठ पर शून्य थी, यहाँ पर कितनी होगी? हाफ घनत्व d और जो वेग है v।
है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ dv², है ना। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, d, घनत्व तो सेम है ना, तो द्रव का घनत्व सेम है तो d रहेगा, है ना। और यहाँ पर क्या था, dg कैपिटल H, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d, और गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा है पृथ्वी तल से यहाँ पर g, है ना। और हाइट में क्या है, ये पूरी हाइट में हम इतनी हाइट कम कर देंगे, है ना। तो ये क्या होगा, dg h माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब बर्नौली के प्रमेय से, अतः बर्नौली के प्रमेय से हम पहले पढ़ चुके हैं ना बर्नौली का प्रमेय। यहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगी बर्नौली के प्रमेय का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। तो बर्नौली के प्रमेय से क्या होता है, P प्लस dgh इक्वल टू P प्लस हाफ dv² प्लस dg h माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो ये P कट जाएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ना। dgh यहाँ क्या आ गया, हाफ dv² और ब्रैकेट खोले तो dgh माइनस dgh, है ना। तो ये क्या आ गया, dgh, और ये सॉरी फिर से लिख लेते हैं इसको, है ना। ये क्या आ गया, dgh इक्वल टू हाफ dv² प्लस dg कैपिटल H माइनस dg स्मॉल h। तो कैपिटल H वाला कट गया, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हाफ dv² माइनस dgh स्मॉल h, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हाफ dv² इक्वल टू dgh, ठीक है। या ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, v इक्वल टू 2dgh अपॉन d, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, v² इक्वल टू d कट जाएगा 2gh, ठीक है। इसलिए v इक्वल टू √2gh, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। h ऊंचाई से जो वस्तु गिर रही है ना, उसका वेग, अंतिम वेग क्या होगा, u बराबर 0 हो जाएगा, है ना। h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए अंतिम वेग u बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो गति के तीसरे समीकरण से क्या होगा, अतः गति के तीसरे समीकरण से क्या होगा, तीसरा समीकरण क्या है गति का, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, v, है ना, तो v की जगह, और अंतिम वेग 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0², है ना, प्लस 2
त्वरण क्या है? g, गुरुत्वीय त्वरण है ना, और h, ठीक, दूरी, ठीक। तो ये क्या आ गया? ये आ गया v² = 2gh, ठीक है। इसलिए v = √2gh, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग, है ना, क्या होता है? उसके स्वतंत्र पृष्ठ से गिरती हुई वस्तु जो वेग प्राप्त कर लेती है ना, वही उसका बहिस्राव वेग होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना हम, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का वेग ज्ञात किए, वो क्या है? ये है ना, v = √2gh। और जो छिद्र से द्रव बह रही थी उसका वेग ज्ञात किए, वो भी सेम यही आया। तो ये इक्वेशन 1 और ये दोनों बराबर है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि टेरिसेली ने जो प्रमेय दिया था कि छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जिससे कोई वस्तु स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से प्राप्त कर लेती है। और यही क्या है? टेरिसेली का प्रमेय है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से प्राप्त कर लेती है, और यही टोरिसेली का प्रमेय है। अब यदि छिद्र से निकलने वाले द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? छिद्र से निकलने वाले द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि द्रव किस प्रकार गिर रहा है ना। तो यहाँ जो टंकी से द्रव गिर रहा है वो कौन से पथ पर गिर रहा है? ये छिद्र से परवलयाकार पथ पर, है ना। हमेशा जो द्रव होता है वो परवलयाकार पथ पे गिरता है कोई छिद्र से, है ना। छिद्र से निकलने वाले द्रव का पथ
वलयाकार होता है। अब टंकी के तल से, जो टंकी का तल है उससे छिद्र की ऊंचाई क्या है, ये पूरी हाइट और इतना कम कर देंगे तो मतलब h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, टंकी के तली से छिद्र A की ऊंचाई क्या है, h माइनस स्मॉल h। अब द्रव जो ये ऊर्ध्वाधर दूरी तय करता है ना, उसमें लगा समय, यदि द्रव ऊर्ध्वाधर दूरी h माइनस h तय करने में लगा समय, मान लो स्मॉल t है, तो क्या होगा, तब गति के दूसरे समीकरण से, तो गति के दूसरे समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। तो इसमें s दूरी क्या है, h माइनस स्मॉल s ut है ना। तो अंतिम वेग 0, ठीक है, इंटू t प्लस हाफ, a की जगह g आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण है ना, और t स्क्वायर। यहाँ पर 0 इसलिए क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में है ना, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में u इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, t इक्वल टू, ये यहाँ चला गया 2h माइनस स्मॉल h, और ये आ गया g, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, t इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g, ठीक है। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब जो क्षैतिज दिशा है ना, उसमें क्या है, त्वरण 0 है ना। इधर क्षैतिज में करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में 0 है, क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है। अतः यदि द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी क्या है, द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, ये टैंक है, यहाँ से निकला है और यहाँ तक गया, ये दूरी क्या है, x है ना। क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण था है ना, पर जो क्षैतिज दिशा में है इसमें त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया है ना। और जो यहाँ से यहाँ तक द्रव गिरा है ना, ये छिद्र से यहाँ तक गिरा, तो टंकी के दीवार से लेकर जो द्रव गिरा वहाँ पर की दूरी क्या है, x है। x हो तो
तो गति के दूसरे समीकरण से क्या हो जाएगा, s बराबर v t, ठीक है। से त्वरण शून्य है इसलिए v t प्लस हाफ a t स्क्वायर 0 हो गया है ना। तो दूरी क्या है x, ठीक है। और v क्या है 2gh अंडर रूट, है ना। और t क्या आया हमारा, t आया अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g। तो ये g और ये g और ये g कट गया, है ना। ये 2 2 4 हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। और अंदर क्या रह गया हमारा, अंडर रूट स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये h। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इससे हम क्या पता चलता है कि जो छिद्र है तो जो छिद्र है जो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई पर हो या h माइनस h गहराई पर हो, है ना। द्रव द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या होगी, मान लो इधर से भी h ऊंचाई पर एक छिद्र है ना। तो जो यहाँ से द्रव फ्लो होगा और यहाँ से वो सेम जगह पर गिरेंगे, है ना। मतलब उनकी क्षैतिज दूरी समान होगी यदि ये हाइट और ये हाइट बराबर हो, ठीक है। इसे h ऊंचाई पर हो या स्वतंत्र पृष्ठ से h ऊंचाई पर, बस दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। तो जो द्रव का गिरना जो होगा वो सेम पॉइंट पर होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि छिद्र चाहे द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई या h माइनस h गहराई पर हो, मतलब टंकी के तली से h ऊंचाई पर हो, है ना, पर हो। द्रव द्वारा तय की गई दूरी क्षैतिज दूरी का मान उतना ही रहता है, ठीक है। चाहे तली से उतनी ऊंचाई पर गिरे चाहे द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से गिरे, दोनों में जो तय की गई दूरी होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब जो क्षैतिज दूरी है हमारा x, है ना, इसका मान अधिकतम होगा कब, जो क्षैतिज दूरी है उसका मान अधिकतम होगा जब h और h माइनस h का मान अधिकतम होगा। क्षैतिज दूरी x का मान अधिकतम होगा
यदि h माइनस h स्मॉल h और ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान अधिकतम होगा। और इसका मान अधिकतम कब होगा? h माइनस स्मॉल h का मान अधिकतम होगा कब होगा? यदि गणित से कर देंगे तो अवकलन गणित से क्या होगा? डी बाई डी एच h माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0 अवकलन से, है ना, अवकलन से डी बाई डी एच स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल h माइनस h स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर क्या आएगा? डी बाई डी एच एच तो ये क्या है? निकल जाएगा। अवकलन में आप देखे हो ना, और यहाँ क्या आएगा? 2h। इसका अवकलन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? ये स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब ये स्मॉल h का मान हम समीकरण 3 में रखें। h का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, मैक्सिमम x अधिकतम होगा 2 अंडर रूट h की जगह स्मॉल h की जगह कैपिटल H बाय 2, h माइनस h की जगह कैपिटल H बाय 2, ठीक है। या इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 अंडर रूट h बाय 2 और ये आ गया 2h माइनस h, ठीक है। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 to 4। 2 नीचे आ गया तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और ये आ गया अंडर रूट h स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा h। तो x मैक्सिमम होगा, जो दूरी है वो टंकी के ऊंचाई के बराबर हो, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। तो क्या कह सकते हैं? कब अधिकतम होगा? जो दूरी है, जब कोई टंकी है, मान लो ये टंकी है ना, इस टंकी की जो ऊंचाई है उसके मध्य में छिद्र हो, तब जो द्रव प्रवाह का वेग है ना, जो x क्षैतिज दूरी, वो अधिकतम प्राप्त होगी। मतलब यहाँ से फ्लो होगा या यहाँ से फ्लो होगा तो हमको इस कम मिलेगा, है ना। पर जब मध्य से होगा किसी टंकी के, तो जो क्षैतिज दूरी है वो अधिकतम प्राप्त होगी, ठीक है। अतः जब
छिद्र टंकी के मध्य में होता है तो निकलने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम होती है और यह दूरी टंकी की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, तो टंकी मान लो आपकी ऊंची है 10 मीटर, है ना, तो जो क्षैतिज दूरी हमको प्राप्त होगी वो 10 अगर 20 से बहे, है ना, मध्य से द्रव कोई टंकी के, तो वो 10 मीटर दूरी तक में अधिकतम बहाव रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये टेरिसिली का प्रमेय है ना। तो आप टेरिसिली का प्रमेय जब छिद्र से निकलने द्वारा तय की गई दूरी क्षैतिज दूरी पूछेगा तो यहाँ तक करेंगे, नहीं तो पहले हम बताए ना कि टेरिसिली का प्रमेय है, यहाँ तक आप करेंगे। ठीक है।